हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में आते हैं, इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और सभी स्टेट्स के एग्जाम। ये मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है और इससे पहले हम पार्ट 1 को अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमादेश। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और इस याचिका के अंतर्गत क्या होता है? इस याचिका के अंतर्गत न्यायालय से यह अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। वो रीट कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रीट होती हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकार प्रच्छा। अब अधिकार प्रच्छा में क्या होता है इसे हम देखेंगे। तो अधिकार प्रच्छा को वारंटो भी कहते हैं। एक याचिका है, जो अधिकार प्रच्छा है वो एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार से या फिर किस शक्ति के तहत अमूक काम किया है या फिर इस अमूक काम को करने का निर्णय लिया है। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और पहले इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार से हटा करके। मौलिक अधिकार से हटाकर इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया था। क्लियर? और अब यह एक संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त करना। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। और इस रीट के अंतर्गत क्या होता है? ये एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है। एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है ये, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ का मामला। इस मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
और जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने सुनवाई की थी 1967 में 1967 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हम यहाँ देखेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गोलकनाथ का जो मामला था उससे पहले की। उससे पहले क्या होता था, इस मामले से पहले तक संसद को अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की अबाध शक्ति थी। मतलब जब ये मामला आया था तो इस मामले से पहले जो संसद है, संसद को यह अधिकार था कि वो अनुच्छेद 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी। लेकिन गोलकनाथ का मामला आने के बाद में क्या हुआ, गोलकनाथ का जो मामला था उसके बाद क्या हुआ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद या अन्य किसी को नहीं है। मतलब इस मामले के पहले इसमें जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता था, लेकिन मामले के बाद, गोलकनाथ मामले के बाद संसद या अन्य किसी को भी जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं है, ये कहा गया। क्लियर? तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। केशवानंद भारती केस से संबंधित वाद की सुनवाई के लिए 13 जजों की संवैधानिक बेंच का गठन किया गया था और इस बेंच का गठन 1973 में किया गया था। अब केशवानंद भारती वाद क्या था, इसे भी हम यहाँ देखेंगे। इसमें क्या था, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, लेकिन शेष संविधान में संशोधन कर सकती है, और जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल ढांचे का भाग नहीं है, इसीलिए उन्हें संसद संशोधित कर सकती है। और अतः सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद उन्हें संशोधित कर सकती है। अतः केशवानंद भारती वाद के अनुसार संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के लिए प्रावधान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत के लिए प्रावधान किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई संसद में किस वर्ष पास हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005। आरटीआई संसद में 2005 में पास हुआ था। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। और विश्व में सबसे पहले आरटीआई कहां पर लागू हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले आरटीआई स्वीडन में 1766 में लागू हुआ था, और भारत में 15 जून 2005 को संसद में इसे पारित किया गया था, और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से इसे भारत में लागू किया गया था। क्लियर? अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सभी भारतीय नागरिकों को अपने भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उन्हें
किसी भी प्रकार की खान में अथवा किसी भी प्रकार की संकटमय जो सेवा होती है वहां पर उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उसे केवल एक बार ही दंडित किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए उसे बार बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो उद्योग हैं उन उद्योगों में बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। ये किसके द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो इसे निषिद्ध किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो उद्योग होते हैं, जोखिम भरे जो उद्योग हैं, तो उन उद्योगों में बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। पार्ट 1 मौलिक अधिकार के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये गलत टाइप हो गया था। और इस क्वेश्चन में क्या था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ना कि मूल अधिकार जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें। और फ्रेंड्स, गलतियां सभी से होती हैं, जरूरी है कि उसे सुधारना, उसे सही करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।